बना के ग्रुप में दीजिए कि किस किस विषय पर चर्चा किया जाए। आप लोग कभी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सीखने उखने में इंटरेस्ट है या नहीं है? सर है तो कुछ दीजिए आप लोग अपने तरफ से भी। आयु निर्णय के बारे में जरा सीख लेंगे। आयु निर्णय के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। कल आयु निर्णय देखिए ब्रजेंद्र जी, ऐसा है, बात समझिए कि हम लोग चर्चा करते हैं ABCD पर और आप चले जाते हैं जेड पर सीधे। ऐसा मत कीजिए। जिस विषय में बात हो रही है उस विषय को, जैसे हम यहाँ भी राजयोग या बुरे योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप लोग मुझे टॉपिक लिख के दीजिए कि किस किस ये कौन कौन सा चीज कवर किया जाए। आप लोगों के नजर में जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे बताइए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आयु निर्णय पर हर चीज पर चर्चा करेंगे। वो सब तो कुछ करना ही है, हमें बहुत कुछ करना है। अभी हमने किया ही क्या है, लेकिन जो चीजें चल रही है उसके बारे में बताइए। सर भिन्नाष्टक वर्ग भी तो रह गया सर। भिन्नाष्टक वर्ग अभी ही बता दूं बालकृष्ण जी? हैं? हेलो? हाँ सर, बता देना सर बाद में। नहीं बता दूंगा, उसको तो मैं बताऊंगा ही, उसके लिए चिंता मत कीजिए। पहले थोड़ा सा आप लोग और चीजों को जान लीजिए। मैं आगे, वो बहुत एडवांस लेवल की चीज है, आगे मैं बताऊंगा। थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जो भी बेसिक वगैरह है वो चीज मैं आप लोगों को बता दूं, तब भिन्नाष्टक बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है? ठीक है सर। पहले हम लोग जो ये राजयोग है, नेगेटिव योग है, उस पर चल रहे हैं। तो हम आप लोग मुझे लिख के ग्रुप में दीजिए कि ये चीज हम लोग कवर करें, इस मतलब जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद भिन्नाष्टक पर आएंगे, आयु निर्णय पर आएंगे, नक्षत्रों पर आएंगे, विंशोपक बल पर आएंगे, चाहे जितने भी चीज हैं, फलित करना सीखेंगे, इवेंट्स निकालने का टाइम देखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सर कोई किताब तो हाँ, लेकिन सिलेबस की पता है। हाँ, लेकिन जो सर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में भी आप लोग अपना विचार दीजिए कि इस तरह का टॉपिक डिस्कस हो। ठीक है? ठीक है सर। चलिए अभी बात करते हैं आज पितृदोष पर। पितृदोष कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए पहले पितृदोष का प्रभाव कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और क्यों बनता है समझ लीजिए। देखिए ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि पूर्व जन्म में माता पिता को आपने प्रताड़ित किया हो, अपने बुजुर्गों को प्रताड़ित किया हो। फिर आप लोगों का बैकग्राउंड बनने लगा। इस चीज को आप लोग बंद कीजिए। बैकग्राउंड साउंड बंद कीजिए। कौन है? बैकग्राउंड साउंड पूरी तरह से बंद कर दीजिए आप लोग, नहीं तो जो भी ये दिक्कत कर रहे हैं फिर अगले क्लास से फिर उनको दिक्कत होगा, क्योंकि मैं क्लास चला रहा हूँ। ये साउंड अगर आएगा तो मैं नहीं फिर ये दे पाऊंगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्यों बनता है। अगर पूर्व जन्म में माता पिता को प्रताड़ित किया गया है, गुरुजनों को, अपने से वृद्धजनों को प्रताड़ित किया गया है, तो आपकी कुंडली में ये पितृदोष बनता है। या अपने दायित्वों का आप सही ढंग से आपने निर्वाह नहीं किया है तब यह बनता है। अपने अधिकार का आपने दुरुपयोग किया है तब यह योग बनता है। घर में किसी की अकस्मात अकाल मृत्यु हो गई है और उसके कुछ सपने बाकी रह गए हैं आपके मौत के पहले, आपके मतलब कि आपके जन्म के पहले किसी की मौत हो गई है और कुछ उसके अधूरे सपने बाकी रह गए जब आपने जन्म लिया, उसके पहले की बात बता रहा हूँ, घर में परिवार में, तो भी पितृदोष का निर्माण होता है आपकी कुंडली में, और इसका बहुत ही भयानक प्रभाव देखा जाता है। अब यह कैसे बनता है उसको आप लोग समझिए। इसके बहुत सारे नियम हैं और इसका क्या प्रभाव होगा और क्या उपाय है उसका। जी गुरुजी जरा नेट की वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था गुरुजी। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया है तो उसका तो वीडियो मैं दे दूंगा ना। अभी कुछ मैंने बताया है नहीं, और वैसे इसको होने दीजिए, टॉपिक पूरा होने दीजिए तब आप पूछिए, नहीं तो मैं फिर कोई भी टॉपिक फ्लो में कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। देखिए पूर्व जन्मों के बारे में मैंने बताया था कि पूर्व जन्म में किए गए गलत चीजें, अपने माता पिता को प्रताड़ित करना, गुरुओं का सम्मान नहीं करना, अपने से बुजुर्गों को परेशानी देना, ये सब, या अपने अपने अधिकार का गलत प्रयोग किया है, उससे के चलते आपकी कुंडली में यह पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा आपके जन्म के पहले, समय से पहले किसी की मृत्यु घर में हो गई हो और उसके कुछ अधूरे सपने रह गए हो, तब भी यह
पितृदोष बनता है। और बहुत सारे कारण होते हैं इस, और आपके घर में देखिए इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है जब पितृदोष बनता है तो। और कैसे बनता है उसका समझिए, पहले उससे पहले इसको बता देता हूं कि क्या प्रभाव देता है आपके जीवन में। देखिए कभी भी पितृदोष हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा हो, या हो सकता है कि आपको इसका इफेक्ट मिल रहा हो, तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। हर काम में आपकी देर होगी, कोई भी काम करने जाएंगे 90% जाके अटक जाता है, असफलता हाथ लगती है। जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है तो 98 आ गया, 2 के लिए बस फंस गया। आकस्मिक घटना होती है जीवन में, अचानक कोई घटना या दुर्घटना होती है, सफलता के करीब जाके व्यक्ति चूक जाता है थोड़े थोड़े चीजों के लिए। कभी असाध्य रोग भी व्यक्ति को परेशान करते हैं, धन की कमी लगी रहती है, कभी कभी अकाल मृत्यु भी घर में होती है, और रहे गाहे बगाहे मृत्यु वगैरह होती रहती है, कभी कभी ये भी देखा गया है। व्यक्ति का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो तो समय से विवाह नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर एक की कुंडली में बन रहा हो तो घर के और लोगों की कुंडलियों में भी बनता है कुछ हद तक, ये भी देखा गया है। और ऐसा होता है कि घर में समय से शादी जल्दी किसी की होती ही नहीं, शादी विवाह में बाधा आ जाता है, वैवाहिक परेशानी भी देता है। फालतू के पुलिस मुकदमे वगैरह व्यक्ति अपने जीवन में उसमें फंस जाता है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, कर्ज की स्थिति हो जाती है, सुख और ऐश्वर्य की कमी जीवन में आपको नजर आती है, मानसिक अशांति रहती है, आप कभी भी शांति से जीवन अच्छे से नहीं गुजार पाते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, उदासी का माहौल घर में रहता है, जैसे कहीं से आप आए तो एक मन प्रफुल्लित होता है अपने घर में आके, वो चीज नजर नहीं आएगा आपको। मन में किसी प्रकार का बिना मतलब का डर बैठा रहता है कि हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पैसे की कमी जीवन में होती है, पैसे होते भी हैं तो जातक उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता। ये सब लक्षण है पितृदोष के। अब ये पितृदोष कैसे बनता है उसको आप लोग समझिए। ये सभी लक्षण अगर आए तो पितृदोष का योग, ये आप सोच सकते हैं कि परेशानी आपकी उस तरह से हो रही है। अब यह कैसे बनता है, सबसे पहले देख लीजिए कैसे बनता है। तो सूर्य, चंद्र, शनि, राहु और केतु, ये सब इसके प्रभावित ग्रह हैं जो कि पितृदोष का निर्माण करते हैं। अब देखिए कि सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाए तो ग्रहण दोष के साथ पितृदोष भी बनता है। अगर आपके शनि के साथ राहु या केतु बैठ जाए तब भी यह पितृदोष बनता है, और अच्छा खासा पितृदोष बनता है शनि राहु केतु का अगर योग हो और नेगेटिव खास करके हो तो। चंद्रमा के साथ भी राहु केतु हो तो ग्रहण दोष के साथ पितृदोष बनता है। इसी के साथ सूर्य और शनि भी बैठे साथ में तब भी यह पितृदोष का निर्माण करता है। अब इसमें कुछ भाव ऐसे हैं जहां यह विशेष हानि पहुंचाता है, लेकिन जब भी दो ग्रहों की युति से पितृदोष बन रहा हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि दोनों की डिग्री कितनी है। मान लीजिए आपके शनि और राहु साथ में बैठे हुए हैं, और शनि मान लीजिए आपके 4 डिग्री के हैं और राहु 25 डिग्री के हैं, 22 डिग्री के हैं, तो ये पितृदोष उतना आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिग्री डिफरेंस इनका बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये डिग्री डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इनकी युति खास करके मानी ही नहीं जा सकती। तो ये स्थिति अगर हो तो यह पितृदोष आपको प्रभावित नहीं करेगा। ये कभी भी डिग्री जरूर देखें, दो ग्रहों की युति का विचार कर रहे हैं आप तो। अब देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रह क्लोज कंजंक्शन में आपके लग्न कुंडली में है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर शनि, मान लीजिए कि शनि आपके 12 डिग्री के हैं और राहु 15 डिग्री के हैं, यानी कि 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, 6 डिग्री का है अंतर। तो ये बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में माने जाएंगे शनि और राहु, जब इनमें 5 डिग्री, 6 डिग्री, 3 डिग्री तक का अंतर हो तो। अब यही शनि और राहु अगर आपके चलित कुंडली में अलग भी हो गए, मान लीजिए शनि यहीं पर आ गए और राहु यहाँ भी आ गए, यहाँ आ गए अगले भाव में, तब भी चलित में यह युति मानी जाएगी, इस युति का फल मिलेगा। क्योंकि यह लग्न कुंडली में बिल्कुल क्लोज है तो चलित में अलग होकर भी अपनी का फल जरूर देंगे। ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा चलित में जब भी कोई चीज अप्लाई करते हैं तो। इसलिए जरूर देखें कि दो ग्रहों की युति जो अलग हो रही है चलित में, मान लीजिए अलग हो रही है, तो लग्न कुंडली में वो कितने क्लोज थे, इसका विचार आप लोगों को हमेशा करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? गुरुजी कितना से कितना तक का? 6 डिग्री तक?
हाँ 5 डिग्री, लगभग 6 डिग्री, 7 डिग्री तक ये सब बहुत क्लोज होता है, बहुत क्लोज होता है। इसके बाद 8 डिग्री 9 डिग्री तक भी क्लोज ही माना जाता है। 10 डिग्री तक मान के चलिए कि क्लोज रहता है, लेकिन 5 डिग्री 7 डिग्री तो बहुत ज्यादा क्लोज हो। 5 डिग्री 7 डिग्री का कोई ग्रह हो अगर अंतर में आपके लग्न कुंडली में, तो वो चलित में भी युति मानी जाएगी। ठीक है, जी जी। और अब कुछ मुझे आप एक लोगों बात को कोई पूछना था, कंफ्यूजन हो यहाँ ये तक तो पूछ सूर्य सकते और हैं। शनि का तो गुरुजी आपने बताया ये सूर्य और शनि से भी पित्त दोष बनता है, और बिल्कुल चंद्र बनता और है शनि से? जी। हाँ फिर से पूछिए। चंद्रदेव और शनि से बनता है, वो जानना चाह रहा हूँ। चंद्रमा और शनि से विष चंद्रमा योग और बनेगा, ये शनि से ये पित्त पितृदोष नहीं बनेगा, ये और विष योग पित्त दोष बनता नहीं है बनेगा। चंद्रमा शनि से। ठीक है हाँ जी जी। नीतू जी, कोई प्रॉब्लम? आप लोग नहीं मेरी साउंड बात ठीक है। ठीक है। बालकृष्ण जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, आपका आप ही का साउंड आ रहा था, बंद करके रखिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि ये कैसे प्रभाव देता है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, सूर्य राहु शनि केतु आदि यह सब चंद्रमा वगैरह भी ये पितृदोष बनाते हैं। यानी कि सूर्य के साथ राहु हो जाए, सूर्य के साथ शनि हो जाए, सूर्य के साथ केतु हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य के साथ राहु, सूर्य के साथ शनि और सूर्य के साथ केतु, तीनों में से कोई भी हो जाए। अब यहाँ 4-4 3-3 ग्रहों को मैंने लिखा है, तो इसको ये मत रखिएगा कि 4-4 ग्रह यहाँ पर राहु और केतु यहीं पर दोनों साथ में आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ इस लग्न चार्ट में नहीं होता। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर 3-3 4 ग्रह लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कौन कौन से ग्रह पितृदोष बनाते हैं। तो इससे समझिएगा, क्योंकि लग्न में भी राहु और केतु हैं, तो यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि राहु केतु साथ है, ऐसा नहीं होगा लग्न कुंडली में कभी भी। यहाँ समझने के लिए 3-3 4 ग्रहों को लिख दिया है मैंने, वो समझिए आप लोग। तो सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, सूर्य के साथ केतु बैठ जाए, तो चंद्र ये ग्रहण के साथ पितृदोष का भी निर्माण करता है। और सूर्य का पीड़ित होना बहुत अच्छा खासा पितृदोष बनाता है। यह किस भाव में ज्यादा प्रभावी होगा उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो या शनि के साथ राहु बैठ जाए, शनि के साथ केतु बैठ जाए, तो यह पितृदोष बनाता है। और सूर्य के साथ भी शनि बैठ जाए तो यह पितृदोष बनता है। चंद्रमा के साथ राहु केतु हो, राहु हो जाए या केतु हो जाए, तो ग्रहण के साथ यह पितृदोष भी बनाता है। अब यह दोष कहाँ बन रहा है, इस बात को जरूर आप लोगों को देखना है। किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, इसका विचार आप लोगों को हर हालत में करना है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यह पितृदोष बहुत ही खराब होता है, लेकिन देखिए यहाँ शनि और राहु दोनों हैं। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ शनि राहु को मैंने लिखा है। ये देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है, शनि अपने राशि में बिल्कुल पॉजिटिव है, शश नामक पंच महापुरुष योग में है। राहु इनके मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, राशि स्वामी शनि है, साथी हैं। अब यह पितृदोष तो कहा जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये पितृदोष नहीं होकर बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा इस जातक के लिए। क्योंकि जब भी पितृदोष बने तो आपको ये देखना है कि उन दोनों में से नेगेटिव कोई तो नहीं है, या दोनों ही नेगेटिव तो नहीं है, या नेगेटिव भाव में नेगेटिव राशि में तो नहीं है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है और अच्छे राशियों में हो, राहु जैसे अपने मित्र राशि में है और मित्र भी शांत में बैठा हुआ है, अच्छा भाव है, तो ये पितृदोष एक राजयोग के तरह काम करेगा और जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेगा ऐसा व्यक्ति। मैंने ऐसे कुंडलियों में देखा है कि शनि और राहु अगर 10वें भाव में हो और शनि अपने राशि में है, तो व्यक्ति बहुत ही बड़े लेवल का ऑफिसर है। उसके पास एक नहीं 3-3 4-4 मकान है, 4-4 5-5 वाहन है। ये स्थिति देखा है मैंने। तो कभी भी पितृदोष बने तो ये जरूर देखें कि किस भाव में बन रहा है और किस राशि में बन रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जीवन में बहुत ज्यादा सफलता पाता है आदमी। तो उस चीज को आप लोग हमेशा देखें जब भी पितृदोष बन रहा हो किसी भी ग्रह का। अब देखिए कि आगे मैं आप लोगों को मौका दूंगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बात कर लीजिएगा मेरे से। मैं आप लोगों को नियम बता दे रहा हूं, कब कहां बन रहा है यह देखें। दोनों अच्छे हैं तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कहां ज्यादा प्रभाव देता है देखिए। अब 9वें भाव की बात करें हम, 9th हाउस में, यह भाव पितृदोष के लिए बहुत परफेक्ट होता है। यहाँ सूर्य राहु हो जाए, शनि राहु हो जाए, चंद्रमा राहु हो जाए, या केतु को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। अगर इस तरह से बन जाए, ग्रहण दोष सूर्य या चंद्रमा का बन जाए, या शनि राहु बन जाए और नेगेटिव राशि में बने, तो ये बहुत ही प्रबल पितृदोष होता है। या
राहु अकेले बैठ जाए और राशि स्वामी भी खराब कंडीशन में हो, जिस राशि में राहु बैठा है नवम भाव में, उसका राशि स्वामी भी खराब कंडीशन में हो, या केतु भी, या अगर नीच के राहु या केतु नवम भाव में बैठ जाए तो ये बहुत ही प्रबल पितृदोष होता है। और ऐसा जातक जीवन में कभी भी संघर्षों से उबर नहीं पाता, संघर्षें खत्म भी हो जाएंगी तब भी फिर वो कुछ काम अच्छा शुरू करेगा, कुछ दिन चलेगा, फिर शुरू उसका वही स्थिति आ जाता है। तो नवम भाव का पितृदोष बिल्कुल परफेक्ट होता है और यह बहुत ही जीवन में ज्यादा संघर्ष देता है अगर यहाँ पर बने तो। अगर 9वें भाव में सूर्य के साथ केतु, शनि, राहु या शनि के साथ हो जाए तो यह बनता है पितृदोष और बहुत ज्यादा प्रभावी देता है। अब देखिए कि अष्टम भाव में कहीं आपके बने तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। सूर्य के साथ शनि हो जाए, सूर्य के साथ राहु हो जाए, सूर्य के साथ केतु हो जाए, शनि के साथ केतु हो जाए, चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो जाए तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, जीवन में परेशानियां ही परेशानियां देता है और बहुत ज्यादा परेशान करता है व्यक्ति को। आपकी शारीरिक परेशानी भी बढ़ जाती है, मानसिक परेशानी भी बढ़ जाती है, रोग वगैरह भी होते हैं और जिंदगी में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है अगर वास्तव में अष्टम भाव में भी पितृदोष बन रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए कि कुछ लोग गुरु और राहु या केतु को भी पितृदोष मानते हैं, लेकिन मैं इसे इतना बुरा नहीं मानता। वैसे गुरु और राहु बैठते हैं साथ में तो कुछ परेशानियां, नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, लेकिन उसे उतना बुरा नहीं माना जाता जितना ऐसे माना जाता है। अब देखिए, अगर आपके केंद्र के चारों भाव खाली हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके केंद्र के चारों भाव खाली हो, कोई भी शुभ ग्रह न बैठा हो, तो यह प्रचंड रूप से और 100% बनने वाला पितृदोष है। अगर चारों भाव आपके केंद्र के खाली हैं तो निश्चय ही आप जीवन में बहुत संघर्ष करेंगे, संघर्ष के बाद ही कुछ होगा और यह पितृदोष का लक्षण है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ ज्यादा प्रभाव देता है। लग्न में बहुत ज्यादा प्रभाव देता है ये, क्योंकि आपका लग्न जब डैमेज हो जाएगा तो जीवन में आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाते। लग्न आपका शरीर है। तृतीय भाव, क्योंकि तृतीय भाव से नवम भाव पर दृष्टि जाएगी तो तृतीय भाव भी अगर आपका पीड़ित है तब भी यह परेशानी देगा। पंचम भाव शिक्षा संबंधी, आय संबंधी, संतान संबंधी समस्या, प्रेम विवाह में समस्या। सप्तम भाव में अगर यह बने तो आपका वैवाहिक जीवन में परेशानी देता है, अगर विवाह वगैरह टूटने की भी स्थिति आ जाती है। चतुर्थ में भी हो तो सुख सुविधा में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है और अष्टम में तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। नवम में बने तो भाग्यहीन कर देता है। दसम में वास्तव में बन रहा है तो आपके कैरियर को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। ये सब स्थितियां हैं। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पर तक तो हमने बता दिया कि पितृदोष कैसे कैसे बनता है। यहाँ आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें मुझसे तो पूछ सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। कोई प्रश्न? मुझे ये पूछना था, नवम भाव में से, बोलिए। गुरुजी एक प्रश्न है गुरुजी। अगर नवम भाव में सिर्फ राहु व केतु हो जाने से, मतलब नवमें से अगर पीड़ित हो तो वो भी पीड़ित कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। नवम भाव में अगर राहु हो, नवम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो तो निश्चय ही पितृदोष कहलाता है। और नवम भाव में राहु या केतु का होना अपने आप में पितृदोष कहलाता है। ठीक है, आपके है क्या ब्रिजेंद्र जी? चाहे सूर्य, चंद्रमा, शनि ना हो क्या? नहीं, मैं सूर्य, चंद्रमा और शनि नहीं होने भी राहु व या केतु होने से। हाँ, राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, और खास करके देखिएगा उस भाव का स्वामी भी नेगेटिव स्थिति में हो तब यह पितृदोष बनता है और बहुत ज्यादा भयानक रूप से बनता है। ठीक है, लेकिन उस जिस भाव में बैठा है उसका राशि स्वामी जरूर देखिएगा। ओके। और गुरुजी ये अष्टम नहीं, 6 नंबर में अगर शनि और राहु बैठ जाए तो गुरुजी वो भी पितृदोष है क्या? किस राशि में बैठा है? कौन सी राशि है? कौन सी राशि है? अच्छा, यही कुंडली समझ लीजिए। यही कुंडली अगर समझ लें तो वैसे भी देखिए 6ठे, 8वें, 12वें में पितृदोष बनता है। शनि राहु हो, सूर्य शनि हो, सूर्य राहु हो तो 6ठे, 8वें, 12वें में पितृदोष बिल्कुल बनता है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। कोई भी राशि हो उसमें बनता है।
अब उसको आपको ये देखना है कि कहीं राशि स्वामी की दृष्टि ना पड़ रही हो, राशि स्वामी बहुत अच्छे कंडीशन में ना हो, तो थोड़ी सी स्थिति में बदलाव होगा, लेकिन बनेगा जरूर। सूर्य शनि गुरुजी और ये छठे भाव में। गुरुजी जी हेलो हाँ गुरुजी, सूर्य शनि छठे भाव में और सिंह राशि पे ही हो तब भी बनेगा सर? सूर्य तो वहां अपने राशि में है, लेकिन शनि है आपके शत्रु के राशि में, फिर भी बनेगा, परेशानियां तो देंगे छठे भाव से संबंधित। तो ये योग कारक नहीं हो जाएगा क्योंकि योग कारक सूर्य होगा ना, अच्छा, आपके तो सूर्य सूर्य नहीं योग कारक होंगे। सूर्य अच्छा फल देंगे, शनि खराब फल देंगे फिर? हाँ, शनि का उपाय कर लीजिएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अच्छा जी। तो देख अच्छा लीजिएगा, गुरुजी एक वही बताओ, मैं बोल रहा और हूँ कि जब भी गुरुजी दो ग्रहों की एक युति हो, दोनों में से देख लीजिएगा कि योग कारक कौन है, क्योंकि सूर्य से भी बनता है, सूर्य शनि से भी बनता है, चंद्रमा से भी बनता है, और शनि के साथ और ग्रहों से, राहु केतु से भी बनता है। तो जब भी दो ग्रहों की युति हो, आपको ये देख लेना है कि दोनों में से अकारक कौन है। जो अकारक है उसका उपाय कर दीजिए, वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। और गुरुजी ये दृष्टि से भी बनता है क्या? तेज कोई बोलिए। चंद्रदेव पर केतु का, राहु? नहीं, दृष्टि से नहीं होगा। दृष्टि से बोला गया है, ऐसा दृष्टि में बहुत जगह वर्णन है कि होता है, लेकिन दृष्टि से नहीं होता ये चीज, ऐसा प्रभाव नहीं देखा गया है। ओके। गुरुजी लगन कुंडली में ना बने चलित में बन जाए तो माना जाएगा? जी, लगन कुंडली में नहीं बने और चलित में बन जाए तो माना जाएगा? हाँ, चलित में अगर देखिए ऐसा है कि चलित में अगर भाव मध्य अगर चेंज नहीं हुआ है तो माना जाएगा। अच्छा, माना जाएगा। लेकिन ये देख लीजिएगा कि भाव मध्य वगैरह चेंज नहीं हुआ है। और देखिए बाल किशन जी, आपने प्रश्न पूछा है ना? ये मैंने पूछा जी, गोपाल ने। अच्छा, गोपाल जी, सॉरी। गोपाल जी, ऐसा है कि देखिए चलित में आपके योग बनते भी हैं और भंग भी होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलित में योग बनते हैं और योग भंग भी होते हैं। चलित में हर योग बनता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बड़ी बात है कि उसमें राशियां नहीं बदली हो, राशियां नहीं एक्सटेंड हुआ हो या गायब हुआ हो या भाव मध्य वगैरह चेंज नहीं हुआ हो, सेम कंडीशन हो तो सब कुछ लागू होता है। अच्छा गुरु। सर युति और दृष्टि तो लग्न कुंडली से ही देखी जाएगी ना, चलित से क्यों देखेंगे सर? क्या बोल रहे हैं? बालकृष्ण, जो युति है, युति और दृष्टि, वो तो लग्न कुंडली से ही देखी जाएगी ना, उसमें चलित में क्यों जाएंगे सर? नहीं, अब देखिए प्रभाव कुछ प्रभाव बेशक स्पेशल, वो, आप लोग मेरी बात पूरा होने दीजिए। देखिए कुछ स्पेशल केसों में दृष्टि और युति दोनों चलित से भी देखी जाती है। अब इसका ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, शायद आपने एक वीडियो मेरा पहले का देखा होता तो मैं आपको बता देता। मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा है आपके 10 डिग्री के और यहाँ पर शनि है 14 डिग्री के। अब मान लीजिए कि यहाँ से चंद्रमा 10 डिग्री को देखेंगे तो ये आपका भाव 30 डिग्री तक का हो गया, तो 30 डिग्री में भाव मध्य 15 डिग्री तक आएगा। तो चंद्रमा यहाँ तक अगर शनि है तो चंद्रमा यहाँ तक ही देखेंगे, तो यहाँ पर दृष्टि चंद्रमा की शनि पर नहीं जाएगी, क्योंकि शनि जो है 15 डिग्री है या 15 डिग्री से आगे है, 10 डिग्री तक ही जाएगी। तो चंद्रमा शनि को नहीं देखेंगे सप्तम भाव में होते हुए भी, लेकिन शनि यहाँ देखिए ये भाव मध्य अगर 30 डिग्री का हो तो भाव मध्य यहाँ तक आएगा 15 डिग्री तक, और शनि की दृष्टि अगर 15 डिग्री तक जाती है तो चंद्रमा उसके अंदर आ रहे हैं, 10 डिग्री चंद्रमा उनके अंदर है, तो ये शनि चंद्रमा को भी देखेंगे और चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, जबकि चंद्रमा यहाँ से 10वें भाव को देख रहे हैं लेकिन शनि को नहीं देख रहे हैं। तो जब भी आप दृष्टि काउंट करेंगे, आप चलित में जाइएगा तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर मान्य होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये स्थिति बनती है। ये एक और सवाल है सर, छोटा सा। हाँ बोलिए। जितने भी कॉम्बिनेशन बताए सर, जैसे पितृ दोष है, अब जितने भी कॉम्बिनेशन बताया जाए, सूर्य के साथ राहु हो या शनि हो या केतु हो, चंद्रमा के साथ राहु हो केतु हो, ये मैक्सिमम कुंडली शनि या केतु, ये हो सकता है कि जितनी कुंडली हमको देखने में आएंगी तो मोस्टली 80% कुंडली में तो हमको मिलेगा। इतने कॉम्बिनेशन है सर ये। अब अगर पितृदोष अगर काउंट करेंगे, अगर हर किसी को हम ऐसा कह देंगे कि यार पितृदोष ही है, और क्योंकि करते भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही है कि भाई पितृदोष है, रेदर देन कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखे बिना कि कहीं पे राजयोग भी बन रहा है, कहीं पे वो नीच भंग में भी चला जाएगा, कहीं पे वो देखिए यहाँ राजयोग में भी बन चला रहा है, जाएगा। देखिए यहाँ राजयोग बन रहा है,
अब इस व्यक्ति को अगर हम कह देंगे कि पितृदोष बन रहा है तो वो नहीं, हंसेगा हमारे इसको ऊपर। आप नहीं कह सकते। इसको मैंने अभी अभी तो आपको बताया है कि ऐसे कुंडलियों में मैंने बहुत उच्च स्तर का ऑफिसर बनते हुए लोगों को देखा है। तो जी इसको कैसे आप कह दीजिएगा कि ये पितृदोष है? अब मान लीजिए यहीं पर शनि हो जाए, यहीं पर राहु हो जाए, तो आप कैसे कह दीजिए? मान लीजिए एटलीस्ट शनि राहु को छोड़ दीजिए, अगर 10 नंबर राशि में यहाँ पर शनि और सूर्य हो जाए, तो शनि अपने राशि में है, सूर्य अपने राशि में, सूर्य यहाँ योग कारक है चतुर्थ के स्वामी होके, यहाँ पर तो दोनों जी अच्छे सर, हैं यहाँ पर। अब ये हो सकता दोनों है अच्छा है, पिता संबंधी परेशानी जातक को हो जाए, कुछ मतभेद हो जाए, लेकिन कैरियर तो बिल्कुल। 4 चांद लग जाएंगे उसके। कैरियर तो जबरदस्त जाएगा इसका, उसका बिल्कुल। तो जबरदस्त हो जाएगा हाँ, कैरियर तो। इसीलिए तो मैंने कहा। पिता से लेकिन नहीं बनेगा, पिता से नहीं बनेगा लेकिन। हाँ, लेकिन यही चीज मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि जब भी पितृदोष हो, मैंने आप लोगों को सिर्फ नियम बताया है कि नियम जान लीजिए कैसे कैसे बनता है, लेकिन साथ में ये भी आप लोगों को बताया कि कभी भी बने तो किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, उसको जरूर देखिए। मेरा काम है आपको हर टॉपिक समझाना, लेकिन ये भी समझा रहा हूं बार बार कि ऐसे ही मत कह दीजिएगा किसी को कि आपके तो पितृदोष बन गए, आपका तो कैरियर खराब हो गया। नाराज हो जाएगा हमारे पर सर। ऐसे कभी मत कहिएगा। और मैं तो ऐसा हूं बालकिशन जी की कभी भी किसी को नेगेटिव चीजें जल्दी बताता नहीं। जी 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 नेगेटिव चीजों पर मैं विश्वास भी नहीं करता हूं। अब जैसे गुरु चंडाल दोष का भी लोग दिया गया है, लोगों ने बताया है कि वो पितृदोष होता है, लेकिन मेरे नजर में वो पितृदोष नहीं होता है। अभी आज जब भी बने आपको किसी भी भाव में, छठे आठवें भाव 12वें को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये अपवाद भाव पितृदोष लागू होता है, इसको आप लोग मत काउंट कीजिएगा। इसके अलावा कहीं भी सब मेरे 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 कुंडली में खुद गुरु केतु योग है और शनि और राहु है। शनि और राहु किस राशि में, किस भाव में है? 11 नंबर में है, 10 नंबर में, 11वें भाव में 10 नंबर में। हाँ तो बहुत बढ़िया है, वो तो राजयोग है। वो तो राजयोग है। और मेरे तो बड़े भाई हैं, उनकी कुंडली में यहाँ बना हुआ है 10 नंबर में, और वो क्लास 1 के बहुत ऑफिसर हैं। क्लास 1 के जी जी वो ऑफिसर हैं, होगा। उनके पास 4-4 मकान हैं और 4-4 5-5 गाड़ियां हैं। हाँ सर, ये तो है। शनि राहु का तो मैंने देखा है कि 10वें और 11वें में जिसका होता है तो वो बहुत अच्छा, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर तो एटलीस्ट होता ही है। बिल्कुल और वो बिल्कुल। ये सब स्थिति बिना देखे, कुंडली देखे, राशि देखे, भाव देखे, ग्रहों की डिग्री देखे, कभी मत बोल दीजिएगा किसी को कि आपको तो ये है जी। अगर वास्तव में पितृदोष होगा उस जातक के कुंडली में, जो कि बन रहा होगा हर एंगल से देखने के बाद, तो अपनी दशा अंतरदशा में वह प्रभाव देता है और नेगेटिव प्रभाव देता है, जीवन में संघर्ष भी देता है। इस चीज को देखिएगा, लेकिन कभी भी हर चीज देखने के बाद बोलिए। नीतू जी आप भी कुछ पूछ रही थी? जी बड़े भाई। हाँ बड़े भाई मैं ये पूछ रही थी कि आपने बताया जैसे कि चारों भाव केंद्र के खाली हो, हाँ। तो उनमें खाली हो मतलब शुभ या फिर अशुभ कोई भी ग्रह ना हो या केवल शुभ ग्रह ना हो? ना नीतू जी, अब देखिए चारों भाव खाली होने का मतलब है कि आपके कुंडली के कोई भी शुभ ग्रह या नैसर्गिक शुभ ग्रह कोई ना हो। अब राहु केतु ही बैठ जाए कि आपके केंद्र में, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो जाएगी? जी और भाई, और बड़े भाई शनि मंगल वगैरह बैठ जाए तो? शनि मंगल अगर कहीं आपके योग कारक होकर बैठे हैं तो कोई बात नहीं है। शुभ का मतलब होता है नैसर्गिक शुभ भी और कुंडली के लिए शुभ भी। अगर मान लीजिए कोई कुंडली का योग कारक ग्रह अगर नवमेश आपका 10th भाव में बैठ गया है तो क्या दिक्कत है? चतुर्थेश आपका 5th भाव में बैठ गया है तो क्या दिक्कत है? आपके लग्नेश अगर कर्म भाव में बैठ गया है तो क्या दिक्कत है? चाहे शनि हो, मंगल हो या सूर्य हो। जी तो सबसे बड़ी देखिए, कभी भी शुभ ग्रह की बात आती है तो सबसे पहले नैसर्गिक शुभ ग्रह तो अलग की बात है, कभी भी देखिए कि आपकी कुंडली के लिए शुभ ग्रह कौन से हैं। जैसे मैंने कहा कि वक्री ग्रह अगर शुभ हो कुंडली में तो कई गुना अच्छा फल देता है, शुभ होकर अच्छी जगह पर बैठा हो। तो वक्री ग्रह का मतलब ये नहीं है कि नैसर्गिक शुभ ग्रह ही। आपके कुंडली के हिसाब से जो योग कारक ग्रह है, अगर अच्छी स्थिति में है, कुंडली में योग कारक है और अच्छे भाव में बैठकर वक्री है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आपको अच्छा फल देगा। जी बड़े भाई, इसके साथ फिर पितृदोष बनेगा तब माना जाएगा पितृदोष? ये भी पितृदोष की श्रेणी में आता है? कौन सा? ये चारों भाव खाली? चारों भाव अगर खाली है तो पितृदोष के श्रेणी में आता है। अपने आप में बहुत संघर्ष देता है, किसी भी कुंडली को देख लीजिएगा आप लोग। जी ठीक है बड़े भाई। चाहे गुरुजी इसमें शनि राहु ना हो, कोई भी ना हो, साथ साथ अगर चारों भाव आपके खाली होंगे तो ग्रह कहां से होंगे उसमें? अच्छा। फिर भी चारों भाव देखिए अपने आप में बहुत संघर्ष को दिखाता है।
चारों भाव खाली होने का मतलब है कि आपके जीवन में निश्चय ही संघर्ष होगा। अब आपके हाथ में भाग्य रेखा ना हो और आपके सारे पर्वत भी दबे हुए हो तो आप क्या कीजिएगा उस स्थिति में? देखिए, मैं आप लोगों को टाइम दूंगा थोड़ा सा बाद में, पहले उपाय वगैरह बता लेता हूं, इसके बाद फिर से कर लेंगे, ठीक है? जी 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 जी। अब उपाय की बात करते हैं। मान लीजिए अमावस्या के दिन जब भी आए तो किसी निर्धन और गरीब व्यक्ति को भर पेट भोजन कराना चाहिए, पहला उपाय है। या अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाना चाहिए और 7 बार परिक्रमा करना चाहिए सरसों के तेल का दीपक जलाकर, और किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। दूसरा उपाय है, अपने कर्म को बिल्कुल शुद्ध रखिए, सात्विक रखिए, गलत आचरण से दूर रहिए। इसके बाद एक त्रिपिंडी श्राद्ध होता है बनारस में या गया में, उसको भी आप करा सकते हैं, उससे पूरी तरह सफलता मिल जाएगी और आपका ये जो दोष है खत्म हो जाएगा। चौथा है, इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है जो कि पिंडदान से संबंधित है। हर अमावस्या को करेंगे, पहले ही अमावस्या के दिन से ये पितृदोष का प्रभाव खत्म होने लगेगा जिस दिन आप उपाय करेंगे। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है? आगे मैं आप लोगों को फिर कुछ पूछने का मौका दूंगा, थोड़ी सी और चीजें बता देता हूं आप लोगों के जानकारी के लिए। हाथों पर भी बता देता हूं ये कैसे अप्लाई होता है, उसका भी ध्यान दे लीजिए आप लोग। पितृदोष हाथ में भी बनता है। भाग्य रेखा आपका बार बार टूटा हुआ हो, भाग्य रेखा है टूट टूट के आगे बढ़ रही हो आपकी भाग्य रेखा, जो भी भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो या आपके लाइफ लाइन से शुरू हो, कहीं से शुरू हो, टूट टूट के वो आगे बढ़ रहा हो, 2 जगह 3 जगह टूटा हुआ हो, तो यह पितृदोष को शो करता है। आपका हार्ट लाइन या माइंड लाइन जो भी है, यहाँ 2-3 जगह, इसमें भी 1-2 जगह कट हो तब भी यह पितृदोष को शो करता है। या आपकी भाग्य रेखा टूट टूट के आगे बढ़ रही है, वो भी है। इसके अलावा ये भी देखिए, जीवन रेखा जो आपकी है लाइफ लाइन, उसमें भी कहीं कहीं कट आ रहा हो, वो भी आपके पितृदोष को शो करता है। इसके बाद शुक्र की जो एरिया है, शुक्र का यहाँ पर इस तरह से जाला बना हुआ हो और शुक्र पर्वत दबा हुआ हो तो भी यह पितृदोष को शो करता है। और हाथ में बिना मतलब की छोटी छोटी रेखाएं जगह जगह बैठ के किसी किसी रेखाओं को काट रही हैं, ये भी पितृदोष का सूचक है। इसके बाद गुरु पर्वत आपका दबा हुआ हो, ये गुरु पर्वत है, ये पर्वत आपका दबा हुआ हो और गुरु पर्वत पर तिल वगैरह हो, तो ये भी पितृदोष को शो करता है, गुरु का एरिया खराब होना। या आपका केतु, जो केतु पर्वत है, तो इस पर ज्यादा कट बना हुआ हो केतु पर्वत पर बिना मतलब का, और शनि पर्वत दबा हुआ हो, तब भी यह पितृदोष का सूचक है। इतने साइन होते हैं हाथ में। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी, लगन कुंडली में पितृदोष ना हो और केपी चार्ट में हो तो माना जाएगा? केपी चार्ट भाव से आधारित होता है। जब तक राशि चार्ट नहीं देख सकते केपी चार्ट को आप मत ध्यान दीजिएगा। केपी चार्ट भाव पर आधारित होता है, कौन सा भाव आपको क्या इंडिकेट करता है उसके आधार पर चलता है। उसको देख लीजिएगा पहले राशि चार्ट, और तब केपी चार्ट को देखिएगा, तब पता चलेगा कि बन रहा है कि नहीं। गुरुजी, राशि चार्ट में तो है नहीं, केपी चार्ट में है। राशि चार्ट में नहीं है और केपी चार्ट में है तो उसको मत मानिए, उसको भाव देखिए, वो भाव इंडिकेट करेगा। केपी चार्ट संशोधित कुंडली है, जैसे आपका भाव चलित कुंडली है ना, उसी को केपी चार्ट में केपी चार्ट बोला जाता है, समझ गए? हाँ जी, समझ गया जी। तो उसको देख लीजिएगा, और जो मैंने आपको भाव चलित का जो प्रिंसिपल बताया है उसी तरह उसको भी अप्लाई कीजिएगा। उसमें राशियों की क्या स्थिति है, राशियां स्टैंड गायब हुई हैं, वो देख लीजिएगा। अब जहां तक ये स्थिति है आपके केपी चार्ट में बन रही है, तो कभी आप लोग चार्ट डाल दीजिएगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे बन रहा है या नहीं। ठीक है जी, ठीक है। तो भाव चलित का संशोधन, जो संशोधित कुंडली भाव चलित होती है उसी को केपी चार्ट कहा जाता है। तो डायरेक्ट अगर लग्न कुंडली में नहीं बने और चलित में या आपके कस्पल चार्ट में बन रहा है तो उसमें देख लीजिएगा राशियों की क्या स्थिति है, भाव मध्य की क्या स्थिति है, इसके बाद फैसला कीजिएगा कि बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए कि आपके योग बनते भी हैं और योग बिगड़ते भी हैं आपके चलित में। रेयर केस में दृष्टि भी मान्य होती है, जैसे मैंने अभी समझाया, ये भी, और युति भी रेयर केस में मान्य होती है, ना होते हुए भी युति मान्य होती है। जैसे शनि राहु यहाँ अगर 4 डिग्री क्लोज कंजंक्शन में है और दोनों अलग भी हो जाए तो आपके चलित में ये युति मानी जाएगी, युति का भाव ऐसे होता है। अब आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए मेरे से। गुरुजी, हर एक भाव में जो जो खाली अब सोना हुआ है वो भाव में अगर बने तो तब भी पितृदोष माना जाएगा हर एक भाव नहीं में? नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे माना जाएगा? जो भाव खाली है उसमें पितृदोष कैसे मान लीजिएगा आप? मैंने केंद्र के भाव की बात की है।
अब यहाँ तो आपके तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठवां भाव, सातवां भाव सभी खाली है, 11वां भाव भी खाली है, तो यहाँ पितृ दोष बन जाएगा। ऐसा थोड़े होता है। क्या बल ये आप भी इतना ब्रजेंद्र जी ऐसे ऐसे सवाल पूछिएगा। हाँ, भ्राता हाँ बोलिए। हाँ भ्राता एक प्रश्न है। पंचम ये सभी भाव में पूछता है। नहीं खाली होने से नहीं होता है। हाँ चलिए प्रियंका जी बोलिए। हाँ भ्राता कह रहे थे कि दसम भाव में अगर शनि, राहु और चंद्र बैठ जाए तो क्या हम समझे इसको? किस राशि में है? दसम भाव में, ये सिंह राशि में। सिंह राशि में अगर होंगे तो देखिए, सिंह राशि में दोनों तो पहले शत्रु राशि में है, राहु भी शत्रु राशि में है। हाँ, तो और आप देखिए कि सिंह राशि बनेगी तो आपके वृश्चिक लग्न होगा। हाँ, वृश्चिक लग्न होगा तो 5 नंबर राशि आएगी यहाँ पर। तो पहले तो राहु शत्रु राशि में है, ये बात है। इसके अलावा देखिए शनि और चंद्रमा का पहले तो 20 योग बनेगा, दोनों अगर क्लोज हाँ, विषय योग बन जाएगा तो बनेगा, और चंद्रमा का ग्रहण दोष भी बनेगा वहां पर। हाँ, तो ये सब डिग्री वगैरह भी देख लीजिएगा। अब शनि भी वहां है तो शनि भी अपने शत्रु राशि में है, तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वहां नहीं बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि दोनों तीनों ही शत्रु, मतलब दोनों राहु और शनि दोनों शत्रु राशि में है। तो यहाँ तो 2-2, 3-3 नेगेटिव योग बन रहा है। हाँ, एक पितृ भी बन रहा है, एक विषय योग भी। अब मान लीजिए कि अब शनि की दृष्टि अगर यहाँ से, अगर सिंह राशि है तो यहाँ से अपनी राशि पर जाएगी, इनकी कुंभ राशि यहाँ आएगी ना। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी तो चतुर्थ भाव में कुंभ राशि आएगी, तो यहाँ का तो फल शनि यहाँ का तो शनि फल दे देंगे, यहाँ का फल दे देंगे आपको जीवन में।